हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग कर रहे हैं 67th बीपीएससी सीरीज का एरिटेरिया का 5000 प्लस जनरल स्टडीज का क्वेश्चन, जिसका सेट 4 हम लोग करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, सेट फर्स्ट का जो स्मरणीय तथ्य है वो मिस हो गया था, मैं नहीं बता पाया था, उसको पहले करते हैं फिर सेट 4 करेंगे। ये बुक काफी अच्छी है और इसका क्रेडिट एरिटेरिया को जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बुक में जो कलेक्शंस हैं क्वेश्चंस के, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शंस किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्मरणीय तथ्य। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। स्थानीय जीवन की बात हो रही है यहाँ पे। पहले क्या था? मानव घूम घूम कर जीवन यापन करता था, लेकिन मेहरगढ़ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे यह पता चला है कि स्थानीय जीवन प्राचीन काल में लोग व्यतीत करते थे, वो जगह था मेहरगढ़। लेकिन मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य की बात करेंगे तो वो नर्मदा घाटी है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, वो मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। और गर्त आवास के साक्ष्य जो मिले हैं वो बुर्जहोम से मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल दमदमा से मिले हैं। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से, ये याद करना है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। कालीबंगन एवं लोथल से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। युग्म समाधियां, इसका जो प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन तथा लोथल से। युग्म समाधियां, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग और उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। ओके। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। जलाने की प्रथा थी मोहनजोदड़ो में और दफनाने की प्रथा थी हड़प्पा में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से या बनवाली से। बनावली बोलते हैं जहां पे मिट्टी द्वारा निर्मित हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और 3 मुख वाले देवता मोहनजोदड़ो से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो था धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्लिहवा से। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यव। जौ भी बोलते थे और इसको यव भी बोलते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु था तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोतदा। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा पिंगट ने। शुरू करते हैं सेट 4 से। पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था भारत में। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल कृत्रिम परितंत्र है, वह है बागीचा। समुद्र प्राकृतिक होता है, वन प्राकृतिक है और झील, ये तीनों प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, नेचुरल है ये तीनों। बट बागीचा जो होता है वो आर्टिफिशियल है, इसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। बागीचा हो गया, पार्क हो गया, ये सब आर्टिफिशियल है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो वो जलवाष्प करती है। इन सब में सबसे अधिक अगर कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है तो वो जलवाष्प। CO2 भी करती है, ओजोन भी करती है और मीथेन भी करती है। तीनों गैस करती है, लेकिन इन तीनों में सबसे अधिक जलवाष्प करती है।
भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जो मुख्य भूमि है भारत का, उसका जो दक्षिणतम भूमि है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कन्याकुमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सुना है आप? दक्षिणतम बिंदु को कन्याकुमारी कहा जाता है। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, यह बताना है। पढ़ते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। तो हिमालय का जो पश्चिमी भाग है उसके अपेक्षा बोला गया है कि पूर्वी भाग जो है हिमालय का, उसमें अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। यह कथन सही है, करेक्ट है ये कथन। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, तो यह गलत है। आप भारत का मैप देखिए और हिमालय का पोर्शन देखिए, जो पश्चिमी हिस्सा है इसका वो ज्यादा चौड़ा है, पूर्वी जो हिस्सा है वो संकीर्ण है। इसका उत्तर ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की बात कर रही है जो अरब सागर में गिरती है। सबसे पहले आप जानिए प्रायद्वीपीय होता क्या है। देखिए ये भारत का मैप है ना, यहाँ पर प्रायद्वीपीय का मतलब होता है वो भूमि जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो भारत के मैप का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो आप देखिएगा, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है ना, और इधर बंगाल की खाड़ी है। तीनों तरफ से यह जो एरिया है घिरा हुआ है जल से, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। अब क्वेश्चन का डिमांड है अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, यह बताना है। तो वो है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, और याद रखिए कि यह अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। और यह पश्चिम पूरब की ओर न बहकर उल्टा पश्चिम की ओर बहती है। सारी नदी जो जितनी भी नदियां हैं वो पूरब की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा और सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। इनकी धारा पश्चिम की तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर 8, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? यहाँ चाय की खेती करनी है तो उसके लिए अम्लीय मिट्टी चाहिए। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है एसिडिक मिट्टी, अम्लीय मिट्टी। मानसून निवर्तन होता है, मानसून निवर्तन होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में मानसून निवर्तन उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। वेनेजुएला की राजधानी कहां है? वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। कहां है? काराकस। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। 11, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखने के बाद ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका और बागियों। ये चक्रवात के बारे में यहां पर दिखाया गया है, तूफान के बारे में। अमेरिका का बागियों के साथ मेल ये गलत है। शेष जो है मिलान वो सही है। भारत में जो तूफान है उसे चक्रवात कहते हैं, चीन में टाइफून कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। ये तीनों करेक्ट है और याद रखिएगा इसको। ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून और भारत में चक्रवात। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहां पाई जाती है? कोरल रीफ और प्रवाल भित्ति मुख्यतः कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्यों से है। मूल कर्तव्यों से है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध। न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वह है अनुच्छेद 42, आर्टिकल 42। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात हो रही है, जिसे कैग बोलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये सही है कथन। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो आयु तक होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। एकदम सही है। राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल जैसा स्थिति है कैग की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। ये भी सही है। इनके वेतन एवं अन्य सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। यह भी सही है। तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन से, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उनके समेत बोला जा रहा है। मंत्रियों की अधिकतम संख्या, जो मंत्रिमंडल होता है, उसकी संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो यह 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो वह आता है न्यायादेश क्षेत्राधिकार। न्यायादेश क्षेत्राधिकार। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन 1985 ईस्वी में पारित किया गया था, 1985 में। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? प्रत्यक्ष चुनाव की बात हो रही है। सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही थी। जो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो वह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 1919 और 1935 भी दे दिया गया है, लेकिन याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम के द्वारा सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने के संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है किस अनुच्छेद में? प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 78 में, 78 में। अनुच्छेद 78 कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करेगा, ये उनका कर्तव्य है। कोई भी सूचना जो रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? तो वह भूमि है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम बोला जाता है, प्रातः काल शांति की भूमि। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। और याद रखिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? क्वेश्चन को बस घुमाया है, क्वेश्चन वही पूछा गया है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद हुआ था 1905 में, और यह हुआ था बनारस अधिवेशन में 1905 में। ऑप्शन देख कर ही मार दीजिएगा। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? बनारस अधिवेशन 1905 में। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? कांग्रेस का कार्य समिति था, उसमें भारत विभाजन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो कब पारित किया गया था? तो वह किया गया था 14 जून 1947 को। 14 जून 1947 को। और पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को, 14 अगस्त की रात्रि में, जो 15 अगस्त को हम लोग को स्वतंत्रता मिला था, 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत आजाद हो गए थे, स्वतंत्रता मिल गई थी। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 14 अगस्त एक दिन पहले पाकिस्तान मनाता है, और हम लोग 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका के रूप में भी मनाना प्रारंभ कर दिए हैं। विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में
14 अगस्त को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के द्वारा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। है ना मजेदार क्वेश्चन। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये सब पूछता है कि 1857 की क्रांति प्रथम बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो लोग मंगल पांडे बता देता है, बट ये बोल ही रहा है, खुद से बोल रहा है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे एक ही क्वेश्चन में दो दो चीजें पूछ रहा है आपसे। आपके नॉलेज का टेस्ट ले रहा है कि आप कितना डेप्थ में पढ़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857, ऑप्शन नंबर सी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। कौन सा जो है वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बंगाल रहा है, संयुक्त प्रांत रहा है, संयुक्त प्रांत में जो बिहार उड़ीसा का क्षेत्र था ये रहा है, क्योंकि पटना में जान ही रहे वहाबी आंदोलन का शाखा भी था, यहाँ शुरू भी किया गया था। असम, ये आंसर होगा, असम में वहाबी आंदोलन जो है नहीं हुआ था और ये क्षेत्र नहीं रहा था। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस का लेखक है वी.एस. नायपॉल। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस का लेखक है वी.एस. नायपॉल। ये सूची वाला क्वेश्चन है, इसको मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बोल रहा है सूरत की संधि, पूना की संधि, पुरंदर की संधि और देवगांव की संधि। यहाँ पे वर्ष दे दिया गया है। अब हो गया दिमाग का दही, याद नहीं होगा इसमें बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। सूरत की संधि जो हुई थी 1775 में और पूना की संधि हुई थी 1817 में। सूरत की संधि हुई थी 1775 में, पूना की संधि हुई थी 1817 में, पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में और देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। याद रखिए इसे। देवगांव की संधि 1803 में, पुरंदर की संधि 1665 में, पूना की संधि 1817 में और सूरत की संधि 1775 में। सूरत की संधि 1775 में, पूना की संधि 1817 में, पुरंदर की संधि 1665 में और देवगांव की संधि 1803 में। याद रहेगा। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम से, यह ग्रंथ है मृच्छकटिकम, इससे गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? खारवेल जो थे ना कलिंग के शासक थे और यह जैन धर्म का अनुयायी था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह है स्कंदगुप्त। क्या है? स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, स्कंदगुप्त शासक से। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो वह है पल्लव शासक। दक्षिण भारत में पल्लव शासक ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, पल्लव शासक ने। देखिए कितना लंबा लंबा क्वेश्चन है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था।
चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? फिर से पढ़ लीजिए और सोचिए इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में और फिर आंसर कीजिए। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? यह लिखा था एरियन ने। एरियन ने लिखा था कि जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद भारत में जो दास्ता का उसके सिर पर यह दाग था, धब्बा था, उस जुआ को उतार फेंका इसने और अब जो इनके गवर्नर थे उनकी हत्या कर दी, जिसे मुक्ति युद्ध कहा गया और इसके नायक सेंड्रोकोटस थे। तो इस विषय में किसने कहा है? यह जो बात हो रही है यह चंद्रगुप्त के बारे में बात हो रही है कि यह सब चीज जो है चंद्रगुप्त ने किया था और इसको सेंड्रोकोटस भी बोला जाता था। एरियन ने कहा। एरियन लिखते हैं ये सब। आंसर बी। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो यह रहता है 1/10 सेकेंड। इससे भी भेंट मुलाकात हुआ है ना। 1/10 सेकेंड तक मानव के मस्तिष्क में संवेदन रहता है ध्वनि का। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। नेत्र में प्रकाश जब प्रवेश करती है तो लिमिट मात्रा में नेत्र को प्रकाश मिले, इसका नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आइरिस के द्वारा। आप देखते होइएगा कि जब प्रकाश अनियंत्रित रूप से मतलब बहुत ज्यादा मिलता है आपके आंख पे, किसी के भी आंख पे अगर बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश दे दिया जाए तो आंख जो होता है गांव घर में बोलते हैं चुनरा जाता है, मतलब एकदम अंधेरा जैसा छाने लगता है। आइरिस जो होती है ना, आइरिस क्या करती है कि आपके आंख को कितना प्रकाश चाहिए उसकी मात्रा को निर्धारित करता है, कंट्रोल करता है, तो उस पर नियंत्रण रखता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस करता है। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर क्षमती है? आपने अगर मेरा बायोलॉजी का वीडियो देखा होगा, घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति वाला, तो इसका आंसर आप आसानी से हंसते हंसते कर दीजिएगा, हंसते खेलते। और दूसरा क्वेश्चन भी है, रक्त का प्लाज्मा कितने प्रतिशत भाग, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, ये भी आप कर दीजिएगा। पहला 37 नंबर का हम लोग देखते हैं। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर क्षमती है? तो वह है वृक्क। किडनी में जाकर अशुद्ध रक्त जो होता है प्यूरिफाई होता है, फिल्ट्रेशन होता है, उसका क्षमता है वहां पे, और फिर मानव को शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो वेस्टेज निकलते हैं ब्लड से, वो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसको उत्सर्जित तंत्र बोलते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त जो होता है ना, खून देखे होइएगा, अगर आप टेस्ट करवाए होइएगा पैथोलॉजी में जाकर, पैथ लैब होता है ना, वहां पर अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो आप देखते होइएगा कि एक वो ये रखता है, परख नली बोलते हैं इसको, इस टाइप का, इसमें ब्लड रखेगा। कुछ देर के बाद देखिएगा कि ब्लड नीचे से जम जाता है और ऊपर से ना पानी जैसा रहता है, इसी पानी को प्लाज्मा बोलते हैं। और देखिएगा कि ब्लड रहेगा कम और पानी रहता है बहुत ज्यादा, रहता है ना ऊपर की तरफ। तो कहा गया है कि 55% लगभग 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में और मात्र 45% ही ब्लड होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर 55% to 60% कहा गया है, तो 55 to 60% आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एक पौधा है, अरे ये पौधा है, इस पौधा में जो यहाँ पर पुष्प लगेगा उसके लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है पौधा में? तो वह है फ्लोरिजिन। फ्लोरिजिन। अब पुष्प की बात हो रही है, पुष्प इंग्लिश में फ्लावर हुआ, फ्लावर को बोलते हैं, और यहाँ पर फ्लोरो है, जोड़ लीजिएगा, एकदम ट्रिक है ये, थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड करना है बस, नहीं भी आता रहेगा ना तो जोड़ कर बना लीजिएगा। अरे पुष्पन का इंग्लिश, पुष्प का क्या होता है? फ्लावर। इसमें से देखो तो फ्लावर से मिलता जुलता कौन सा नाम है? तो फ्लोरिजिन। फ्लावर इसमें है छिपा हुआ, देखिए फ्लोरी, फ्लावर, फ्लोरिजिनस का आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या बताएं? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? प्रावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण? इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण नहीं होता है। इंद्रधनुष होता है प्रावर्तन के कारण और अपवर्तन के कारण, दोनों के कारण होता है। इसमें दोनों क्रियाएं होती है,
प्रावर्तन भी होती है और अपवर्तन होती है, इसीलिए तो इंद्रधनुष बनता है। अगर ये दोनों क्रिया नहीं होंगी तो इंद्रधनुष बनेगा ही नहीं। तो आंसर हमारा क्या होगा? प्रावर्तन एवं अपवर्तन। प्रावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? देखिए पूछ रहा है, एक ही पदार्थ का अणु है और दोनों का एक ही जैसा है अणु, और इन अणुओं के बीच जो कार्यकारी आकर्षण है, एग्जीक्यूटिव अट्रैक्शन है, कार्यकारी आकर्षण बल है, उसको क्या कहा जाता है? और अणु जो है एक ही जाति का है, दोनों एक ही जाति का है, तो ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, तो क्या होगा? दोनों एक ही जाति का है, दोनों बॉय बॉय है, तो हो जाएगा ससंजक। डिफरेंट रहता तब ना डिफरेंट कैटेगरी होता। जब दोनों समान है, कह रहा एक ही पदार्थ के अणु एक ही जैसा है, तो मैंने पहले ही बोला ना कि क्वेश्चन अगर नहीं भी आता रहेगा, आप गेस भी कीजिएगा, मतलब आपको अनुमान भी लगाकर बनाना है, तो दिमाग ब्रॉड थोड़ा करना पड़ेगा, नॉलेज होना चाहिए आपके पास, फिर आपका तुक्का भी सही होगा। सोचना पड़ता है, ऐसे सोचिएगा तभी बनेगा। ससंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाता है। नंबर 42, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाला अगर पूछ लेगा ना, अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, तो अभिकारक। यहाँ अभी है ना जी, अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया अभिकारक से रिलेटेड है। अब देखिए एकदम ट्रिक से अभी 4-5 क्वेश्चन में कंटिन्यू करा रहा हूं, तो ज्यादा पढ़ना, ज्यादा याद करने की कहाँ जरूरत है? ट्रिक सीखना है, समझना है, आपको एनालाइज करने आना चाहिए, बस बन गया। एग्जैक्टली अगर पूछें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है आप पढ़े जरूर होते हैं, आपके कॉन्शियस ब्रेन में वो होता है, स्टोर होता है, लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पाते। उसको रिकॉल करने का ये तरीका है, ऐसा नहीं है ये जो मैं बना रहा हूं या आप बना लेते हैं, आप पढ़े हुए हैं तभी आप ये टेस्ट कर रहे हैं और आपके ब्रेन में ये आती हैं बातें। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेना अभिकारक। अभिक्रिया है अभिक्रिया, अभिकारक अभि, ठीक है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? जब क्षारक को जल में घोला जाएगा तो क्या मुक्त होगा? तो वो OH आयन, OH नेगेटिव आयन जो होता है वह मुक्त होता है। किसी भी क्षारक को जब जल में घोलेंगे तब जो मुक्त होगा वह होगा OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। नींबू के रस का pH मान क्या होता है? नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। 2.2 नींबू के रस का pH मान होता है। ये सब भूल जाता है आदमी। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? वायुमंडल, बादल और वायुमंडल जो तैरता है ऊपर, देखते हैं ना आसमान में, वो किस कारण से भाई तैरता है? बता दीजिए हमको, नहीं पता है तो ये तैरता है श्ययनता के कारण। चैप्टर पढ़ लीजिए जाके, श्ययनता, आपको समझ में आएगा क्यों तैरता है वो। बादल और वायुमंडल का तैरना शयनता के कारण होता है, शयनता के कारण। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया मतलब छांव जो होता है, वहां पर जो पनपता है पौधा उसको सियोफाइट्स कहते हैं, सियोफाइट्स। साया में, छाया साया, सियो साया के इर्द गिर्द है। साया मतलब, साया कहने का अर्थ है छाया का ही रूपांतरित वर्ड है साया। साया भी होता है किसी का आपके ऊपर हाथ हो, किसी के का छाया हो, ऐसे ही ना साया बोलते हैं। पता नहीं कि तुम्हारे ऊपर किसी का साया है, मतलब उसका आप पर प्रभाव है। तो यहाँ भी है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोफाइटा। सियोफाइटा को हमने छाया साया से जोड़कर बना लिया था, सियोफाइट्स, इसको याद कर लीजिएगा, सियोफाइट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं 47। मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मेनरहीन, मेनरहीन, मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? हिन है, फिन, हिन और फिन को जोड़ लीजिए, फिनलैंड। और मेनर, मेनर मेन आदमी है ये रूस, सब जगह रूस है ही, रूस एवं फिनलैंड। मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है दो देशों के बीच है। मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा दो देशों के बीच है।
वो है रूस एवं फिनलैंड। याद कैसे होगा, हम तो भूल जाएंगे इसको, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। याद कैसे होगा बताते हैं। लिखिए मेनर और अलग में लिखिए हिन। हिन हिन देखिए कहीं पे फिन है तो कनेक्ट है, फिन तो फिनलैंड। अब मेनर के लिए रूस बना लेते, तो जहां भी आपको दिखेगा रूस एंड फिनलैंड वो हो जाएगा मेनर हिन अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्वेश्चन नंबर 48, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को, ये 22 जो डेट है ना, इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। अब मार्च अप्रैल में याद हो गया 22 तारीख वाला। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, बिहार दिवस। अब बोले क्वेश्चन छूटेगा। NFSM, यहां पर बात हो रही है NFSM की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो यह की गई थी 2007 में। 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है, वह है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, तो भारत में जो मापा जाता है उसके प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम लोगों ने अच्छे से सेट 4 कंप्लीट कर लिया है। अब स्मरणीय तथ्य कुछ दिया हुआ है, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, मेरा भी नाम गौतम ही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था लुम्बिनी कहाँ है, तो ये नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था इनका जन्म, 563 ईस्वी में। सर भूल जाते हैं हम, आइडिया बता दीजिए, कुछ याद नहीं रहता हमको, कुछ नहीं याद रखे। 3 और 5, 3 5 कीजिए, 3 5, 3 5 आपको करना उल्टा, और 5 के बाद क्या आता है 6, 3 का दुगुना भी होता है 6, 5 के बाद भी आता है 6, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। 5 3, 5 के बाद 6, या 3 का दुगुना 6, 3 दूना 6 और 5, 6 के बाद 5, 563 याद रहेगा। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई थी। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु भी याद नहीं रहता है, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। 563 में क्या था, 563 में था, ये सेकेंड वाले अंक को मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग 2 से। 483 में क्या करना है, पहले ही मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो जन्म जो हुआ था, वो जन्म जो है था बाद वाले अंक में मल्टीप्लाई किए थे, सबसे लास्ट वाले में, और मृत्यु में सबसे पहले वाले अंक में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 दूनी 8। इतना याद रहेगा। जन्म की बात जब करेंगे तो 3 है लास्ट में, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 6, और 5 होता है, या 5 के बाद 6। और जब मृत्यु हुई गौतम बुद्ध की, तो इनके मृत्यु को कैसे याद रखेंगे, पहले लिख लेंगे 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, 4 8 और 3, 3 4 8। या फिर सिर्फ आप जन्म याद रखिए 563, 5 6 और 3, 5 के बाद 6 और 3। मृत्यु जब होगा ना तो 3 के बाद 4 आता है, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है मृत्यु। मृत्यु जन्म के बाद मृत्यु होता है, तो 3 के बाद भी 4 आता है, तो 4 लिख दीजिएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8, और ये 3 जो है जन्म था, 4 में मृत्यु हो गया, तो 3 जन्म को हमने रखा हुआ है, लास्ट में 3 पहुंचा दीजिए, 3 4 8। 483 मृत्यु और 563 जन्म, याद रहेगा। कहाँ हुआ था, कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फल्गु नदी कहाँ है, गया में। और एक बात
आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं। गया का नाम हो गया है गया जी, नया नाम है ये गया जी। अब गया मत बोलिएगा, गया जी नाम हो गया है गया का। दूसरा एक और इंफॉर्मेशन दे आपको, गया में यानी कि गया जी में रबर डैम बना है, नया नया रबर डैम। हाल ही में इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, रबर डैम का। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि फल्गु नदी में क्या होता था, पानी सूख जाता था, तो श्रद्धालुओं को बड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि गया में लोग इस नदी में जाते हैं पिंडदान वगैरह करने के लिए, तो पितृपक्ष में तो दिक्कत हो जाता था। और ये आस्था का केंद्र भी है, आस्था का जगह भी है, तो इस सब दृष्टिकोण से इनको फिर से पुनर्जीवित किया गया है और बहुत अच्छी पहल भी है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया मैंने आपको यहाँ पे। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया। सबसे पहला जो उपदेश दिया बुद्ध ने वो सारनाथ में दिया, ये याद रखना है। और सबसे अधिक जो उपदेश दिया सबसे ज्यादा बार वो श्रावस्ती में दिया। सर्वाधिक मतलब अपने जीवन काल का सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में इन्होंने दिया। श्रावस्ती में क्यों दिया? कुछ स्पेशल था वहां क्या? नहीं, स्पेशल कुछ नहीं था। एक्चुअली क्या होता था, बारिश के समय में, जो बारिश का मौसम है 3 महीने, ये लोग श्रावस्ती में रहते थे, गुफा में। वहां पर इन लोगों के लिए बौद्ध धर्म का केंद्र बना हुआ था, तो वहां पर जब ये रुकते थे, 3 महीना बहुत बड़ा समय होता है ना, तो वहीं पर रुककर अपना उपदेश दिया करते थे। इसलिए कहा गया है कि सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया, और पहला उपदेश बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानती, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है, और पुनर्जन्म को मानती है बौद्ध धर्म। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से मेल खाती है ये। और बाद में देखिए, बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत अधिक हुआ, और कहा भी जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म या फिर इस्लाम धर्म, इन सब का जो उत्पत्ति हुआ, ये सब हुआ था जो धर्म है हिंदू धर्म, जिसमें मूर्ति पूजा, ये आर्य धर्म, आर्यों के जो धर्म है उनके विरुद्ध हुआ था इनका जब। और ये धर्म शुरू में तो विरोध करते थे उनकी मान्यताओं को, लेकिन धीरे धीरे जब इनका प्रसार हुआ तो इन्होंने भी उसी धर्म को ग्रहण कर लिया। उनके लक्षण इनमें निहित हो गए, उनके लक्षण धीरे धीरे दिखने लगे। जिस चीज का ये विरोध करते थे वही चीज का धारण कर लिए लोग। यहाँ पूजा को नहीं माना जाता था, बाद में पूजा भी करने लगे। मूर्ति को नहीं माना जाता था, मूर्ति बनने लगी। तो ये सारी चीजें। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। अगर किसी को बौद्ध संघ में शामिल होना था तो उसकी आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए थी, तभी वो शामिल हो सकता था। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सबकी मर्जी से, सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित कर दिया था, इसे स्त्री रत्न कहा था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। लाइट ऑफ एशिया भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। और यह लाइट ऑफ एशिया की उपाधि किसने दी और किन्होंने कहा? तो सर एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व, द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व, तृतीय संगति 250 ईसा पूर्व। घटना चक्र में 247 ईसा पूर्व लिखा हुआ, ये भी मैं बता देता हूँ। और चतुर्थ संगति यहाँ 98 ईस्वी लिखा है, वहां पर प्रथम शताब्दी लिखा हुआ था, शताब्दी, प्रथम शताब्दी। तो घटना चक्र में तृतीय संगति 247 बोला जा रहा है और एरिटेरिया ने 250 कहा है। चतुर्थ संगति घटना चक्र में प्रथम शताब्दी कहा गया है और यहाँ पर 98 ईस्वी है। कोई नहीं, ये अप्रोक्सीमेट लिया गया। अगर ऑप्शन में 247 होगा तो 247 मार दीजिएगा, 250 होगा 250 मार दीजिएगा। प्रथम संगति 483, द्वितीय संगति 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, तृतीय संगति 250 और चतुर्थी संगति 98 ईस्वी, यह प्रथम शताब्दी। और प्रथम संगति का जो स्थान था राजगिरी, द्वितीय का वैशाली, तृतीय का पाटलिपुत्र और चौथा का कुंडलवन। प्रथम संगति के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप, द्वितीय के सबकामी, तृतीय के मोगलीपुतिस, चौथा का अशोमित्र। और इनके समय के जो शासनाध्यक्ष थे, शासनकाल था, प्रथम जो संगति हुई थी उसके शासन था उस समय अजातशत्रु का शासक थे। द्वितीय संगति में कालाशोक थे, तृतीय संगति में अशोक थे राजा, और चतुर्थ संगति में कनिष्क थे। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, और ये प्रथम जैन थे ऋषभदेव।
जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः थे अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ। 22वें थे अरिष्टनेमी और 23वें थे पार्श्वनाथ, याद रखना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 540 540 5 के बाद कुछ नहीं बचता है। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। कुंडग्राम को कुंडल वन से कंफ्यूज नहीं करना है। कुंडल वन, ये कुंडल वन जो है ना, ये कनिष्क के टाइम में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। यहाँ पे कनिष्क के टाइम में फोर्थ बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, तो कुंडल वन अलग है, ये कश्मीर में है। कहाँ है ये कश्मीर में है। और कुंडग्राम वैशाली में है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुर नालंदा में हुई थी। देखिए, जब भी मृत्यु होगी ना तो पहला अंक दुगुना हो जाएगा, लेकिन ये तीसरे स्थान पर हो रहा है। 4 दूना 8, 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की मृत्यु की जब बात हुई थी तो उस समय भी 4 से शुरू हुआ था, लेकिन 4 दूना 8 यहीं पे आ गया था। दोनों का देखिए मृत्यु में बस अंतर यह है कि महावीर जी का जो जन्म होता है, महावीर जी की जो मृत्यु होती है वो उसमें भी 4 और 8 है, बट 8 लास्ट में है। और इनमें भी 4 8 है, लेकिन ये बीच में है, 4 के बाद 8 है और अंत में 3 है। अंत में 3 क्यों है? क्योंकि इन्होंने 3 5 किया था और 6 3 दूना 6, 563 में इनका जन्म हुआ था 3 5 करके। और 3 ये जो था ये मृत्यु का अंक था, इसीलिए लास्ट में गया इनका। लास्ट है ना, ये लास्ट में था, जन्म के लास्ट में, कि 3 रहेगा आपके मृत्यु के टाइम में भी 3 आ गया। तो 483 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का याद हो गया। महावीर स्वामी के जन्म में ऐसा कुछ नहीं था। 540 इनको याद करना ही पड़ेगा, 540। और 468 को कुछ हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि 4 गौतम बुद्ध में भी है, 4 महावीर स्वामी में भी है। 4 के बाद 8 जो है गौतम बुद्ध के मृत्यु में है, लेकिन महावीर स्वामी के जो मृत्यु में है 4 के बाद 8 नहीं है, 4 के अंत में 8 है और बीच में 6 है। और गौतम बुद्ध के मृत्यु के समय में जो मृत्यु का समय है 4 के बाद 8 है और अंत में 3 है। अंत में 3 क्यों है? क्योंकि उनका जो जन्म वर्ष था 563, उसके लास्ट में 3 है, इसीलिए मृत्यु में भी 3 है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इनका 3 जो है महावीर स्वामी के बीच वाला का दुगुना था, 6 था वो। तो याद करने का अपना ट्रिक है, जैसे याद करिए। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान। और ये वर्धमान जो है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में एक जगह का नाम भी वर्धमान है और इनका नाम भी वर्धमान है, महावीर के बचपन का नाम। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको कंफ्यूज करने के लिए महावीर स्वामी का जो है ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था, ये कंफ्यूज करने के लिए निरंजना नदी जरूर डालेगा। देख लीजिएगा, निरंजना नदी के किनारे जरूर डालता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि महावीर स्वामी को जब भी ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ऋजुपालिका नदी के तट पर होगी, ऋजुपालिका नदी के तट पर होगी और साल वृक्ष के नीचे होगी। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पीपल वृक्ष जरूर डालेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। साल वृक्ष याद रखना है और ऋजुपालिका नदी याद रखना है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्वों में। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और बुद्ध धर्म भी जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। दोनों सेम सेम है। ये कर्मवाद में विश्वास रखते थे, कर्म में। त्यागवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। अनेकांतवाद और स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। चंपा थी, चंपा चमेली, याद है गाना, बड़ी अलबेली। चंपा है जैनी भिक्षुणी थी। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। इनके दामाद थे, जामिल नाम था इनका, जामिल थे ये, कहीं कहीं जमील भी लिखा होता है। ये महावीर के प्रथम अनुयायी थे। अब जैन संगीतियां देखते हैं, जैसे वहां बौद्ध संगीति देख रहे थे, अब जैन संगीति देखिए। प्रथम और द्वितीय 2 ही हुआ था। प्रथम हुआ था 300 ईसा पूर्व में और द्वितीय हुआ था 512 ईसा पूर्व में। प्रथम 300 ईसा पूर्व में स्थल पाटलिपुत्र, द्वितीय 512 ईसा पूर्व में और स्थल था बल्लभी, ये गुजरात में है बल्लभी।
प्रथम 300 ईसा पूर्व स्थल पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय 512 ईसा ईस्वी, ये ईसा पूर्व नहीं था, याद रखिएगा 512 ईस्वी था। ये ईस्वी, ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर होता है। ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है, देखिए ईसा मसीह का जो जन्म है ना, इसको एक मान लिया गया, ईसा मसीह के जन्म को एक ईस्वी मान लिया गया। और यहां से जो इधर 1 2 3 4 5 की तरफ चला, इसको ईस्वी बोला गया। और इसके तरफ जो चला एक के बाद 2 3 4 5 6 7, इसको बोला दिया ईसा पूर्व। अब देखिए कहीं भी आप देखते होइएगा कि लिखा अगर है 1700 या 477 ईसा पूर्व से लेकर 475 ईसा पूर्व, मानिए 7 से 5 तक आया, तो ये पीरियड गिना जाएगा। अब ऐसा नहीं कि उल्टा आप चलिए यहाँ 5 से 7 पर चले तो गड़बड़ा जाएगा। यही है ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व में हुआ था ये 300 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा मसीह के जो जन्म है ईस्वी 1 ईस्वी से 300 साल पहले हुआ था ये। और आज से अब क्या हम 2022 में है, 2022 में जोड़ दीजिए 300 साल और पहले का, 2322 साल पहले की घटना है। तो द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था और अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण थे। प्रथम में थे अध्यक्ष स्थूलभद्र और दूसरे में क्षमा श्रवण। अब हम लोग सेट 5 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा टायर्डनेस आज फील हो रहा है, इसीलिए मैं एक ही सेट को थोड़ा लंबा खींच दिया। नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे 5 से 10 टेस्ट करा दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी दुआ है कि आपकी 67th बीपीएससी जरूर निकले। आप ऐसे ही तैयारी करते रहें और आप वीडियो जरूर देखें, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आपको ये रिवाइज कराता है, पढ़िए, लेकिन 1 घंटा जरूर आप देखिए इस टेस्ट को, बहुत अच्छा है, आपको मदद मिलेगा इससे। थैंक यू, बाय।